हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़बरदस्त, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुपर 15 मैथ प्रैक्टिस सेशन नंबर 1। टोटल 15 मैथ कवर करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है कि 999.1/7 प्लस 999.2/7 प्लस 999.3/7 प्लस 999.4/7 प्लस 999.5/7 प्लस 999.6/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि 999.1/7 ये यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होता है। क्या होता है? प्लस छिपा होता है, ठीक है। आपको पता है जैसे कि तोड़ते हैं, जैसे 2.3/4, तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं? 4 दूनी 8, ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि क्या लिखते हैं? 11/4 ऐसे लिखते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? प्लस का चिन्ह छुपा होता है। जैसे कि प्लस का चिन्ह छुपा होगा तो कैसे होगा? देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, फिर प्लस 3/4 यानी कि 11/4। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए कितना 999 है? 1 2 3 4 5 6 गो है, ठीक है, 6 गो है। तो इसमें हम 999 में 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाकी को 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड, यानी कि 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7, ठीक है, प्लस 5/7 प्लस 6/7 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि इस टोटल को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 999 गुने 6, तो 9 छक 54 के 4 हाथ में रहा 5, तो 9 छक 54 और 4, ठीक है, यानी कि 9 छक 54 और 5 कितना हो जाएगा? तो 59, यानी कि 9 हाथ में रहा 5, तो 9 छक 54 और 5 59, ठीक है, यानी कि 5994 आ गया। फिर प्लस, अब इन लोग टोटल ऐड कर लीजिए, तो नीचे 7 है तो नीचे 7 ही रह जाएगा, ठीक है। अब ऐड कीजिए तो 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21, कितना आ गया? 21/7। अब 7 से 21 3 बार में, यानी कि 5 9 9 4 प्लस 3, यानी जोड़िएगा 3 को कितना आ जाएगा? यानी कि 5997, ठीक है। 5997 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल कुछ नहीं था। आपको पता है कि 999 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है 1/7 2/7 3/7 को क्या कर देंगे? टोटल को ऐड कर देंगे। तब इसको जब ऐड कीजिएगा तो 21/7, ठीक है। जब 7 दिया 21, यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 5997। क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो फिर देखिए अगला सवाल, सेकंड नंबर सवाल क्या है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, ठीक है, तथा उनका मासा यानी कि HCF क्या होता है? HCF लासा यानी कि LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। LCM का फुल क्या होता है? LCM का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए, तो मासा कितना दे दिया है? मासा दे दिया है 4, ठीक है, और उसका क्या पूछ रहा है? तो उनका लासा क्या होगा, यानी कि LCM क्या होगा। सवाल है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 4 है, ठीक है, इनका मासा 4 है, तो उनका लासा क्या होगा। आप ये बताइए, 3 और 4 का मासा क्या होगा? तो 3 और 4 का मासा होगा 1, क्या होगा? 1, यानी 1 का वैल्यू कितना दे दिया है? तो 1 का वैल्यू दे दिया है 4। जब 1 का वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 4 तो 3 का वैल्यू 12, ठीक है, और 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 का वैल्यू हो जाएगा 16। नहीं समझे तो फिर से और समझ लीजिए। देखिए ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या का मासा कितना दे दिया है? 4। आप ये बताइए 3 और 4 का मासा कितना होगा? 3 और 4 का मासा होगा 1, तो 1 यानी कि 1 का वैल्यू कितना दे दिया है? 4 दे दिया है। जब 1 का वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12, और 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16। गुणा कर देंगे। अब इन दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है? तो इन दोनों संख्याओं का लासा क्या होगा? तो बताइए 12 और 16 का LCM क्या होगा? तो 12 और 16 का LCM होगा 48। क्या होगा? 48 होगा LCM। क्या होगा? 48। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, समझ गए होंगे। अगर आप सोचिएगा कि एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम देखिए 12 है और 16 है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो 16 का काउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, 16 16 16 32 16 48, तो 48 जो है दोनों से कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं 3 और 4 नंबर सवाल। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो देखिए अगला सवाल है 13 पूर्णांक 1/4 प्लस 10 पूर्णांक 3/4 प्लस x पर पावर 1/2 इक्वल टू 6 हो तो x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 नंबर सवाल है कि 729 पूर्णांक 1/4, ठीक है, गुणे 729 पर पावर 1/4 गुणे 729 पर पावर 1/12 किसके बराबर होगा। दोनों सवाल कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले करते हैं 3 नंबर सवाल को। सवाल है कि 13 पूर्णांक 1/4 प्लस 10 पूर्णांक 3/4 प्लस x टोटल पर पावर 1/2 है। ठीक है, इक्वल टू 6 हो तो x का मान क्या होगा। इसको देखिए तोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए 1/2 है, आपको ये जानना जरूरी है कि अगर देखिए x पर पावर अगर 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, अगर बराबर है, इधर हम कर दे 4, ठीक है, जब ये 1/2 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, जैसे कि x यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब इसको बराबर उस साइड करेंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्या होगा, 4 पावर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 1/2 है, जब 1/2 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको हम तोड़ते हैं। 13 चक 52, ठीक है, 13 चक 52 एक 53/4, ठीक है, प्लस 10 चक 40 और एक 3 43/4 प्लस x। हम क्या बोले कि 1/2 को जब बराबर को साइड भेजते हैं तो क्या चढ़ जाता है, तो स्क्वायर चढ़ जाता है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 53 और 43 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 53 43 हो जाएगा, 3 3 6 और 5 4 9, यानी कि बटा 4 96/4 प्लस x बराबर 36 का 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ काटिए 24 से 24 चक 96, क्या हो जाएगा, 24 चक 96 और 24 को बराबर को साइड भेज दीजिए, यानी कि x बराबर 36 माइनस 24, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 12, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, यही तो पूछ रहा था, x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेटिव था। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। देखिए 729 पे पावर 1/4 गुने 729 पे पावर 1/12 है, किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन है। तो देखिए 729 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 729 किसका क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है, क्या होता है, 9 का क्यूब। तो हम 729 की जगह 9 पर पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 729 का जगह 9 पर पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक है, फिर इसके भी पावर क्या है, तो इसके पावर है 1/4, क्या है, 1/4। यहाँ पे गुना है तो गुना लिख देंगे। ठीक है, 729, 9 का क्यूब 729, तो यहाँ भी करेंगे 9 का क्यूब 729। ठीक है, 9 का क्यूब, ठीक है, 9 का क्यूब कर दिए, फिर पावर क्या है 1/12। अब इस क्या कर दीजिए, 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 9 पर पावर 3/4 गुना 9 पर पावर 3/12। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/12। और आपको पता है एक फॉर्मूला, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ए पर पावर m गुने ए पर पावर n, क्या हो जाएगा, ए पर पावर m प्लस n। जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, ठीक है, जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, गुना में पावर जुड़ जाता है। ठीक है, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, तो ए पर पावर m माइनस n होता है, क्या होता है, ए पर पावर m माइनस n। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए पावर से बेस समान है और पावर अलग अलग है। ठीक है, बेस समान है और पावर अलग अलग है तो क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको हम जोड़ देते हैं, यानी कि 9, इसको हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए कटेगा, 3 से 4 बार में कटेगा, यानी कि 9 पर पावर 3/4 गुने 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यानी कि ए पर पावर m गुने ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n। जब
क्या है ये, बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो गुना में पावर क्या होता है, गुना में पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 पर पावर 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, यानी 9 पर पावर 4/4, यानी 4 कैंसिल, यानी कि 9 पर पावर 1 यानी कि 9। इसका क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ देखिए 3 1 4, नीचे 4 जन कैंसिल, 9 पर पावर 1 तो 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन हम इतना बढ़ा दिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ये 2 फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर अगला सवाल देखते हैं 5 और 6 नंबर सवाल। ठीक है, अगला सवाल करते हैं 5 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 5 नंबर सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, सी तथा ए मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है 6 नंबर, 2 संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 210 हो तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलो 5 नंबर सवाल को करते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पे ए तथा बी, ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी मिलकर 12 दिनों में कर सकता है, सी तथा ए मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकता है, सी तथा ए मिलकर जो है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल वर्क लेंगे। सबसे पहले तो काम कितना है पहले ये देखेंगे। ठीक है, काम कितना है ये देखेंगे, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 10 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 10 12 और 15 का एलसीएम होगा 60। क्या होगा, 60 होगा 10 12 15 का एलसीएम। अब ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 चक 60। ठीक है, ये जो मेरा निकला है ये टोटल वर्क है। क्या है, जो एलसीएम मेरा जो आया है वो मेरा क्या है, टोटल वर्क है। और ये एक दिन में काम करने वाला है एफिशिएंसी। ठीक है, एक दिन के काम करने वाला क्या है, एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 2A 2B 2C क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 3 15। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 जब कॉमन होगा तो A प्लस B प्लस C बराबर 15। ठीक है, यानी कि 15 ही आएगा यहाँ पे, यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर 15/2। क्या आ जाएगा, 15/2, यानी कि A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 15/2। अब यहाँ पे ये तीनों का आ गया है, हम निकालना क्या, अकेला A का निकालना है। ठीक है, यानी कि अकेला A कितना करेगा, तो यहाँ देखिए B और C को रख देंगे तो अकेला यहाँ पे निकल जाएगा। तो B और C का कितना है, तो B और C का 5 है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे A प्लस B प्लस C कितना दे दिया है, A प्लस B प्लस C का वैल्यू है 15/2। यहाँ पे अगर हम B और C, ठीक है, B और C का दे देंगे तो B प्लस C का कितना है, 5 है। B प्लस C का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है, यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 यानी कि A प्लस 5 बराबर 15/2। तो 5 को माइनस हो जाएगा तो A बराबर 15/2 माइनस 5। ठीक है, A बराबर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में से 15 में से 10 गया तो 5/2 क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ये तो A का एफिशिएंसी निकल गया, लेकिन A अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, क्या निकल गया, A का एफिशिएंसी आ गया 5/2। क्या आ गया, A का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5/2। तो A अकेला उस कार्य को कितना दिन पूरा करेगा, तो काम कितना टोटल 60 है। तो A अकेला उस काम को, यहाँ पे देखिए A अकेला जो उस काम को करेगा 60 काम को 5/2 से करेगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर चल जाएगा, गुना में हो जाएगा, 2 गुना में, तो 5 से 60 12 12 में, यानी कि 12 दूनी 24, यानी A जो अकेला है वो 24 दिन में काम को पूरा कर देगा। कितने दिन में, 24 दिन में काम को पूरा कर देगा। बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, फिर से समझ लीजिए एक बार कि A तथा B मिलकर काम को
10 दिन में कर सकता है। यहाँ पे देखिए A प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर सकता है, B प्लस सी मिलकर 12 दिन में कर सकता है, और C प्लस ए मिलकर 15 दिन में कर सकता है। यहाँ से हम टोटल वर्क लें, जो LCM लेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 10 छक 60, 12 पच्चीस 60, 15 छक 60। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एक दिन का काम है, इफिशियंसी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2A 2B 2C था, यहाँ पे निकाल दिए, कॉमन ले लिए 2, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया, 15/2 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम B प्लस सी यहाँ पे रख दिए वैल्यू, B प्लस सी का कितना था, 5 था। ठीक है, यहाँ पे हम जब रख दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए तो A का कितना आ गया, 5/2 आ गया। ये तो 5/2 A का एफिशिएंसी आया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकल दिए, टोटल काम था 60, 5/2 से हम भाग कर दिए तो कितना आ गया, A जो है 24 दिन में काम को पूरा कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 6 नंबर सवाल था कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, यदि उनका लासा यानी कि LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कितना है, 210 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या पूछ रही है। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि 3/7 को हम इसी तरह से 3:7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी 3/7 को 3:7 हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में यदि उनका लासा 210 है। आप ये बताइए उनका लासा, यहाँ पे देखिए उनका लासा, किनका लासा, तो इन दो संख्याओं का लासा। ठीक है, आप ये बताइए 3 और 7 का लासा क्या होगा, तो 3 और 7 का लासा होगा 21, यानी कि 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 और 7 का एलसीएम होगा 21, यानी 21 का वैल्यू दे दिया है 210। ठीक है, 21 का वैल्यू कितना दे दिया है 210। यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 210/21। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 210/21, 21 से 210 कितना बार में, तो 10 बार में, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 10। जब 1 का वैल्यू 10 आ गया तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का वैल्यू आ जाएगा 30। ठीक है, और 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 का वैल्यू आ जाएगा 70। अब मेरा संख्या निकल गया 30 और 70, ये मेरा संख्या निकल गया। तो पूछ रहा है उनमें छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या 30 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना आसान था। ठीक है, छोटी संख्या पूछ रहा था, अब बताइए दोनों छोटी संख्या कौन है, तो 30 है, तो 30 मेरा क्या है, छोटी संख्या, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। फिर अगला सवाल देखते हैं 7 और 8 नंबर सवाल। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला है 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल है, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक क्या करता है, अधिक पर रखता है, और अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। बट्टा यानी कि डिस्काउंट, यानी कि छूट। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये मेरे 4 ऑप्शन हो गया। ठीक है, सवाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा, तब सवाल आपसे बनेगा, अन्यथा दिक्कत होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि यदि ए का 90% बराबर बी का 30% है, तो बी ए के कितने परसेंट के बराबर है। 4 ऑप्शन है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, ठीक है, रखता है, और अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। समझिए यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य यानी कि मेन प्राइस, ठीक है, जिसको हम लोग एमपी से डिनोट करते हैं, एमपी। अंकित मूल्य यानी कि मेन प्राइस, और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ समझिए क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस सीपी यानी कि क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं क्या करता है, क्रय मूल्य से 30% अधिक पर रखता है। क्रय मूल्य हमको पता है, क्रय मूल्य नहीं पता है, तो क्रय मूल्य हम कुछ मान लेते हैं। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, ठीक है, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, तो उस पर 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि 30% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य यानी कि मेन प्राइस अंकित करता है कितना, 30% अधिक, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, 30% अधिक पर रखता है, तो 30% अधिक करेंगे तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। फिर बोल रहा है अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। ये जो अंकित मूल्य है ना, मेन प्राइस,
इस पर 10% का बट्टा देंगे, यानी कि 130 पर 10% का छूट देंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 10% छूट देते हैं, छूट यानी कि घटाएंगे, ठीक है। छूट लाभ क्या होता है, लाभ बढ़ता है और हानि भी घटता है। छूट डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट 100 में घटाते हैं, तो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना में हो जाएगा, यानी कि 90/100 हो जाएगा, ठीक है। 90/100 हो जाएगा तो 0 से 0, 0 से 0, 13 सत्ते सॉरी 13 17 से, यानी कि 117 क्या हो जाएगा, यहाँ से मेन प्राइस कितना आ जाएगा 117। अब बताइए तो उसका लाभ, सॉरी यहाँ पे ये आप एक चीज़ ये समझिए, देखिए जब भी मेन प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, जब भी हम मेन प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, मेन प्राइस कितना था, तो मेन प्राइस था 130, इस पर हम 10% का डिस्काउंट दिए हैं, तो जो भी मेरा आएगा तो वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ये जो मेरा 117 आया है ना, ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य। यहाँ पे समझिए कॉस्ट, COST कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे फिर होता है मेन प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य, मेन प्राइस। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मेन प्राइस पर हम डिस्काउंट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन प्राइस था 130, इस पर हम 10% डिस्काउंट देंगे तो कितना आ गया 117। जो 117 है वो मेरा क्या है, ये मेरा है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब बताइए हमको किसी वस्तु का दाम है 100 रुपया, उसको हम बेचेंगे 117 रुपये में, ठीक है। यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य। यानी कि किसी वस्तु का दाम है 100 रुपया, यानी कि 100 रुपये हम खरीदे हैं और उसी को हम बेच रहे हैं 117 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, तो 17% प्रॉफिट होगा। लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट यानी कि 17% क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल, यदि ए का 90% बराबर है बी का 30%, तो बी ए के कितने परसेंट के बराबर है। यहाँ देखिए ए का 90%, यहाँ देखते हैं ए का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना 90, यानी कि परसेंट हटाएंगे तो 100, 90/100 बराबर बी का मतलब गुना 30 क्या हो जाएगा 100। हम यहाँ से काट दीजिए 0 से 0, ठीक है, 0 से 0, यहाँ 10 से 10, 3 से 3, यानी कि 3a बराबर b। यहाँ पे क्या हो जाएगा a/b बराबर 3/1, यानी a का मान 3 आ गया और b का मान a आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि b a के कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देख लीजिए b का मान 1 है और a का मान 3 है, तो b का मान कितना है 1 जो है कितने a के कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है। a का मान कितना है, तो 3 के मतलब गुना कितने, यानी x मान लेते हैं %100, यानी कि b a के कितने परसेंट के बराबर है। यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे, ठीक है, x का मान जब निकालिएगा तो 1 बराबर 3x/100, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी फिर से देखते हैं, हाँ सही तो है, b जो है a के कितने परसेंट के बराबर है, यहाँ पे देख लीजिए a/b, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3a बराबर b है, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 1/3 होगा, क्या होगा 1/3 होगा। ये 3 नीचे आएगा, यानी a का मान 1 हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी b का मान 3 हो जाएगा और a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा हो गया था, यानी कि 3 बराबर x/100, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 300, ठीक है, x के बराबर 300, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे 9 और 10 नंबर सवाल, ठीक है। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल 9 नंबर सवाल है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है, ठीक है, तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी
बचत 6,300 यानी कि 6300 रुपया हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। ठीक है, अगला सवाल है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ये मेरा 4 ऑप्शन है। तो देखिए 9 नंबर सवाल है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। आप ही बताइए, किसी इंसान के पास टोटल 100% होता है। क्या होता है? टोटल होता है 100%। क्या होता है? टोटल होता है 100% टोटल होता है किसी इंसान के पास पैसा। ठीक है, तो वो 24% मकान के किराए पर, ठीक है, 24% क्या करता है? मकान के किराए पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा 62%, ठीक है, 62% अपने परिवार के किराए पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 2 8 यानी कि 86% क्या करता है? 86% ये व्यय कर देता है यानी कि खर्च कर देता है। अब बताइए, टोटल होता है 100%, 86% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? बचेगा 14%। यानी कि अब क्या बोल रहा था? शेष आय की बचत करता है। शेष आय कितना बच रहा है? 14% बच रहा है, यानी कि 14% क्या हो रहा है? यहाँ पे शेष बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा कि 14% शेष बच रहा है। यदि उसकी बचत 6300 रुपया है, कितना है बचत दे दिया है? 6300, यानी कि 14% का वैल्यू कितना दे दिया है? 6300। ठीक है, 14% का वैल्यू 6300, तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6300/14। हम निकालेंगे क्या? 100%। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कुल पूछ रहा है। ये जो कुल होता है ये 100% होता है, तो हमको 100% निकालना है। 1% का वैल्यू इतना है, तो यहाँ से 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 6300/14 गुने 100। ठीक है, अब यहाँ से काटिए तो देखिए 2 से यहाँ से 7 बार में काटिए। ठीक है, 2 से 50, 7 से 63 9 बार में, यानी कि 900 हो जाएगा। ठीक है, अब 900 गुने 50, देखिए यहाँ पे 900 गुने 50 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 5 45 यानी कि 4500। काहीं दाहीं सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 4,500, सॉरी 45,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 45,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 45,000 क्या आ जाएगा? उसका कुल आय क्या था? तो उसका कुल आय था 45,000। फिर से समझिए एक बार, देखिए 24% मकान के किराए पर और 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। 24% मकान के किराए पर और 62% अपने परिवार पर खर्च करता है, तो टोटल खर्च कर रहा है 86%। टोटल कुल कितना होता है? कुल आप मान लीजिए 100% होता है। ठीक है, कुल होता है 100%, 86% खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? जब टोटल होता है 100%, 86% खर्च कर रहा है, बचेगा 14%। यहाँ 14% बच रहा है और इसकी जो बचत है वो 6300 रुपया दे दी है, यानी कि 14% का वैल्यू है 6300 रुपया, तो 1% का वैल्यू 6300/14, तो 100% का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। काट आप खुद से भी काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 45,000। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी उसकी कुल आय कितना थी? तो 45,000 थी। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देते हैं, 10 नंबर सवाल। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? एक अधिकारी, कोई अधिकारी था, उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो गई। माना उसका वेतन 100 रुपया था, तो 20% वृद्धि करेंगे तो 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? 20% की वृद्धि हो गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यहाँ पे समझिए, एक अधिकारी के वेतन माने कि 100 रुपया था। ठीक है, अब 20% वृद्धि हो गई, तो 20% जब वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बढ़ कितना गया? तो बढ़ गया है 20। ठीक है, बढ़ेगा 20, कम भी कितना रहा? कम रहा है 20, बढ़ रहा है 20। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जब 20 बढ़ा है तो 20 कम भी तो गया है। ठीक है, तो देखिए इसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए, अब देखिए जब 100 रुपये उसका वेतन था, 120 रुपया बढ़ा, यानी कि 20% बढ़ा, तो 120 रुपया हो गया। अब हमको फिर से 100 रुपया लाना है, तो 100 रुपया लाएंगे तो 20 रुपया कम करेंगे तभी ना 100 रुपया आएगा। ठीक है, 20 रुपया कम करेंगे तभी ना 100 रुपया आएगा भाई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, यानी कि कम हो गया कितना? यहाँ देखिए हम कम कितना करेंगे? कम करेंगे 20, तो 20 कम करेंगे तो किस में कम करेंगे? तो 120 में, यानी 120 में ना 20 कम होगा। ठीक है, तो 20/120 गुने प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0, 2 से 6 बार में, 2 से 3, 2 से 50, यानी कि 50/3। इसको हम क्या ले सकते हैं? 16.2/3%।
ठीक है, 16.2/3% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, 11 और 12 नंबर सवाल, टोटल 15 सवाल कवर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु 3100 यानी कि 3100 रुपया में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। ठीक है, यानी कि एक वस्तु 31 रुपये में बेचने पर सोनू जो है 24% लाभ कमाता है। तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या होगा, यानी कि लागत कीमत का मतलब क्या पूछ रहा है, यानी कि सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए जब भी आपका बेचने का काम यहाँ पर क्या बेच रहा है, यानी कि सेलिंग कर रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी कि सीपी बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि सीपी बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमें यहाँ पर सीपी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ वो लिख सकते हैं। आप देखिए प्रॉफिट दिया हुआ कितना, 24% लाभ कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना कर रहा है, 24%। उसके बाद यहाँ पे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है, 3100, यानी कि 3100 रुपया दे चुका है। तब को निकालना क्या है, सीपी निकालना है। तो सीपी निकालेंगे, यहाँ से एसपी कितना दे दिया है, 3100। ठीक है, 3100। जब भी आपका एसपी दिया रहे और प्रॉफिट दिया रहे और आप सीपी निकाले, ठीक है, तो 100 हमेशा ऊपर रहेगा। क्या रहेगा, 100 ऊपर रहेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। क्या प्रॉफिट है, 24%। तो 24% प्रॉफिट यानी कि 100 में 24 जोड़ेंगे तो 124। ठीक है, 124। अब यहाँ से काटिए, तो 2 से काटिए, पहले 2 से ये 50 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से काटिए, 6 और 2। ठीक है, 6 और 2, 2 से 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ठीक है, अब 2 से काटिए फिर से यहाँ पे, 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, 2 से 25। अब 31 से ये कितना बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा, यानी कि सीपी कितना आ जाएगा, 100 गुने 25, यानी कि सीपी कितना निकल जाएगा, 2500, यानी कि 2500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना आ गया सीपी, 2500 इसका सीपी आ गया। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे समझना ये है कि देखिए जब भी आपका सीपी निकालना हो, ठीक है, और एसपी दे दिया हो, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी रहेगा, प्रॉफिट रहेगा या फिर लॉस रहेगा, तो वो हमेशा नीचे होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो नीचे होगा, लॉस होगा तो नीचे होगा। ये जो 100 है वो 100 ऊपर रहेगा। कब के केस में, जब आपका एसपी दिया रहे और सीपी निकालने के लिए बोले। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है। यहाँ पे देखिए एवरेज का सवाल आ गया है। ठीक है, एवरेज का आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या दे दिया है, 18 है। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पे समझिए। ठीक है, देखिए प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 12। अब 3 संख्या कौन है उससे कोई मतलब नहीं रखिए। ठीक है, 3 संख्या ये देखिए, यानी कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 12। 3 गुने 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है, 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36। फिर बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। फिर से अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है, 18 है। ठीक है, तो 18 से 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 18 दिया 54, कितना आ जाएगा, 54। दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 10 का 0, हाथ में रहे 5 3 8 1 9, यानी कि 3 3 6 कितनी संख्या है, प्रथम 3 संख्या, फिर अंतिम 3 संख्या, तो कितना संख्या हो गया, 6 संख्या हो गया। यानी 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 90 है। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 90 है। अब बोल रहा है यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 हो। अब ये अलग केस दे दिया है, यहाँ से ये अलग था, अब ये अलग हो गया। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 हो, 5 संख्याओं का औसत कितना हो, 15 हो। जब भी औसत निकालना हो, ठीक है, तो जो भी दिया हो उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 15 पचे 75। यहाँ पे क्या आ गया, 75। तो तीसरी संख्या क्या होगी,
तो 90 में माइनस कर दीजिए 75 में, ठीक है। 90 से 75 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए 15, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो वो तीसरी संख्या क्या होगी, वो होगी 15। जो तीसरी संख्या होगी वो तीसरी संख्या क्या होगी, तो वो तीसरी संख्या 15 होगी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए एक बार, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 था, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12, ठीक है, 12 तिया 36। फिर अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 तिया 54। टोटल संख्या कितना हो गया, 3 3 6 संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए पांचों संख्याओं का औसत कितना हो, 15 हो, तो 15 पचे 75 हो गया, ठीक है। ये 5 संख्या का औसत हो गया, ये 6 संख्या का औसत हो गया। जब दोनों को माइनस करेंगे तो कोई एक संख्या का औसत निकलेगा बाहर, तो मेरा तीसरी संख्या का औसत बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 13 और 14 नंबर सवाल, ठीक है। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि किसी धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 86.40 रुपया होगा, ठीक है। क्या होगा, यानी कि किस धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 86.40 रुपया होगा। ये मेरा 4 ऑप्शन है। अगला सवाल है कि x/5 बराबर y/7 हो तो x - 10 अनुपात y - 14 बराबर होगा। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये समझिएगा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, तो एक फॉर्मूला होता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए, ये जो है 2 वर्ष के लिए SI और CI का अंतर, SI और CI का अंतर है, क्या होता है, तो PR² बटा 100 का स्क्वायर, क्या होता है PR² 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 वर्ष के लिए है, किसके लिए है, ये 2 वर्ष के लिए SI और CI का अंतर का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होता है SI और CI का अंतर, PR² बटा 100 का स्क्वायर, ये 2 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो अंतर कितना दे दिया, यहाँ पे देखिए अंतर दे दिया 86.40, यानी कि 86.40 इसका अंतर है, ठीक है। और निकालना क्या है, हमको निकालना है धनराशि, यानी कि मूलधन निकालना है, P निकालना है, ये P हमको निकालना है, ठीक है। रेट कितना दे दिया है, तो रेट दे दिया है 12%, ठीक है। यानी कि 12%, 12 गुने 12 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चूँकि R का स्क्वायर है तो R रखेंगे तो 12 यानी कि 2, ठीक है। तो यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई होगा बटा 100 का स्क्वायर, तो 100 गुना 100 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट हटेगा तो डबल 0 नीचे आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक है, कटेगा। अब आप काट दीजिए 2 से, यहाँ पे 2 से कटेगा तो 50, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 25 बार में, ठीक है। अब काटिए, अब यहाँ पे आप काट सकते हैं बरसते 84, 84 2, हाँ कटेगा 12 से, ये 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84, ठीक है। 84 यानी कि 2 12 दूनी 24, 0 720 बार में कटेगा, फिर ही कटेगा 18 36 18 54, 3 से यहाँ पे देख मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर से देख लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या है 720, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, बराबर 3P बटा 25 है, ठीक है। यहाँ काटिए इसका, कितना बार कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 720 कितना बार कटेगा, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 चक 12, यानी कि 240, 24 दिया 72, तो P बराबर कितना आ जाएगा 240 गुने 25, यानी P का मान कितना आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 24 और 25 गुने 25 625, ठीक है, यानी कि 6000, यानी कि 600, यानी कि 6000 कितना आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 6000, यानी कि इसका धनराशि कितना आ जाएगा 6000 रुपया, ठीक है। हमसे धनराशि ही पूछ रहा था, धनराशि कितना आ जाएगा 6000 रुपया, इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप समझे हैं कि नहीं, यहाँ पे आप कैलकुलेशन खुद से भी कर लेते हैं, खुद से आप कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 2 वर्ष के लिए SI और CI का जो अंतर होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, PR² बटा 100 का स्क्वायर 2 वर्ष के लिए होता है, SI और CI का अंतर। यहाँ देखिए ये अंतर है, यहाँ पे SI और CI का अंतर कितना होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर,
यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, आप खुद से काट भी सकते हैं, ठीक है। यानी धनराशि कितना आ जाएगा 6000 रुपये। अगला सवाल है कि x/5 बराबर y/7 हो तो x-10 अनुपात y-14 बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 7x बराबर 5y, यानी x/y बराबर कितना आ जाएगा 5/7, कितना आ जाएगा 5/7, यानी x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 7। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 5 - 10, ठीक है। 5 - 10 ये तो माइनस में आ रहा है, ठीक है। कैसे होगा माइनस में आ रहा है तो 7x 5y, ठीक है। यानी x/y बराबर 5/7 नीचे आ जाएगा, x का वैल्यू 7, यानी कि 5 7 5 7 5 7। ये माइनस में तो आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट, देखिए माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम कर सकते हैं 5 - 10, ठीक है। यहाँ पे x का मान 5 आ गया था, अनुपात y का मान कितना, y का मान 7 है, 7 - 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5 अनुपात -7। ये माइनस से माइनस कटेगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 अनुपात 7। ये तो मेरा सही ही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, बस वैल्यू पुटिंग करना था, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। टोटल 15 सवाल कवर किए हम लोग, एक सवाल और कर लेंगे अभी। 15 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। देखिए सवाल है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो यहाँ पे ए और बी से बात करेंगे, ठीक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय हमको पता नहीं है, तो बी की आय हम ले लेते हैं 100, ठीक है। इससे 10% अधिक है, तो 10% अधिक है 10 में जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 110। अब यहाँ पे काट दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। इसको जब हम रेशियो में लेंगे, ठीक है, जब रेशियो में लेंगे तो रेशियो का मतलब बट्टा होता है, 0 0 से कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11/10। अब बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे देखिए बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो 1 कम है, कितना कम है 1 कम है, किससे कम है 1 ए से, यानी 11 नीचे आ जाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 100/11, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9.1/11%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सवाल समझ गए होंगे, सवाल कुछ खास नहीं था, सवाल था कि ए की आय से बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय हमको मालूम नहीं है, इसलिए बी की आय हम 100 ले लिए हैं, तो 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 11 10। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो बी की आय जो है ए की आय से 1 कम है, ठीक है। किससे कम है, तो ए से 1/11। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 100/11, इसको क्या हो जाएगा 9.1/11%, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, 15 सुपर 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे चलेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।